आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट के बारे में, जिसको शॉर्ट में BGT भी कहते हैं। ये भी एक प्रकार का न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है, जिस क्रम में आपने पहले देखा हुआ है लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी और हेल्स्टेड रीटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी। उसी क्रम में ये तीसरा टेस्ट है बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट। इस टेस्ट में इस तरह के 9 स्टिमुलस कार्ड्स होते हैं। यहाँ पर सारे एक ही तस्वीर में दिखाए गए हैं, पर ये सारे चित्र एक एक अलग अलग कार्ड पर होते हैं, जैसा आप आगे देखेंगे। इसमें देखिएगा कि 9 पिक्चर्स जो ये बनी हुई हैं सिंपल लाइन ड्राइंग्स हैं, व्हाइट शीट पर ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से बनी होती हैं। पहला पिक्चर जो है उसको कैपिटल A से बोलते हैं, उसका नंबर यही है A। उसके बाद से 1 2 3 4 करके इस तरह से सारे अलग अलग डिजाइन्स हैं और 1 से लेकर 8 तक नंबरिंग होती है। टोटल नंबर्स मिलाकर अगर आप देखें तो 9 कार्ड्स हो जाते हैं। इस टेस्ट में बच्चों पर खासकर ये किया जाता है, लेकिन बड़े लोगों पर भी करके देख सकते हैं। बड़े लोगों में खासकर वैसे जिनको ब्रेन डिसऑर्डर की संभावना हो, क्योंकि वैसे जो नॉर्मल वयस्क लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान टास्क हो जाता है, वो लोग सारे इसको आराम से कर ही लेते हैं। बच्चों में ये ज्यादा यूज होता है, खासकर जो मानसिक रूप से अपंग बच्चे हैं या कुछ तरह की उन्हें प्रॉब्लम्स हैं, कोई चोट वगैरह दिमाग में कभी आई है, सर पर चोट लगी है, उससे संभावना है कि कहीं कुछ डैमेज हुआ है, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कहीं पर है, तो उसको टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट बड़ा अच्छा और आसान तरीका है और इंटरेस्टिंग तरीका है बच्चों को कराने के लिए, क्योंकि बच्चों से बहुत सवाल जवाब करके टेस्ट कर पाना या कठिन टास्क दे पाना, जैसा लूरिया नेब्रास्का या हेल्स्टेड रीटन टेस्ट बैटरी में था, वैसी चीजें छोटे बच्चों से कराना मुश्किल होता है। ये टास्क बहुत पॉपुलर भी है क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है, 5 से 10 मिनट में पूरा टास्क हो जाता है और बहुत ही वैध रिजल्ट्स इससे मिलते हैं, जिससे बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि पर्सन को ब्रेन में कहाँ दिक्कत हो सकती है, उसके विजुअल मोटर एबिलिटीज कहाँ प्रभावित हो सकते हैं। ये टेस्ट, जिसको बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट कहते हैं या एक और नाम है बेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट, ये एक साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो खास तौर पर विजुअल परसेप्शन की स्किल्स, यानी दृष्टि द्वारा जो आप प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं उसका आप में क्या कौशल है, किस तरह की आपकी एबिलिटी है, इसको टेस्ट इसमें किया जाता है। तो विजुअल फंक्शनिंग हम टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चा या वयस्क जिस पर हम ये टेस्ट करा रहे हैं वो इन चित्रों को, इन तस्वीरों को देखता है। और मोटर फंक्शनिंग क्योंकि फिर वो हाथ से ड्रॉ करता है, तो हाथ का मूवमेंट, हाथ की गतिविधि कैसी है, आंखों और हाथ के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या समन्वय है, इस चीज को हम इसमें अध्ययन कर पाते हैं, देख पाते हैं। इसमें यह भी पता चल सकता है कि कहीं कोई ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज तो नहीं है। ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज मतलब किसी इन्फेक्शियस बीमारी या चोट लगने से ब्रेन का कोई एरिया घायल हो गया हो, वहां पर डैमेज हो गया हो, सेल्स मर गई हो वहां की, तो उस तरह का कुछ ब्रेन डैमेज अगर होता है तो वो भी इसमें पता चल जाता है। साथ ही जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, वो कितना मैच्योर हुआ है, कितना परिपक्व है, ये भी पता चल जाता है। ये टेस्ट साइकाइट्रिस्ट थी लॉरेटा बेंडर, एक महिला थी, इन्होंने बनाया था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। इसको स्कोरिंग जो करते हैं, इसकी स्कोर्स जो निकालते हैं, जो ड्राइंग्स हैं, जब बच्चा पेपर पे बना लेता है ये सारे ड्राइंग्स, तो उसका स्कोरिंग किया जाता है। इसमें स्कोरिंग किस प्रकार से करते हैं, तो बच्चे ने जो पिक्चर्स नकल करके बनाई हैं, देखकर बनाई हैं, उसको बनाने में क्या क्या एरर्स की हैं, गलतियां कहाँ कहाँ हैं, तो गलतियों की कुछ कैटेगरी है जो मैनुअल में इसके लिखा हुआ आता है, और हम आगे यही देखेंगे कि कौन कौन सी एरर इसमें देखी जाती है और उसके हिसाब से स्कोर दिया जाता है। तो स्कोरिंग के 2 बहुत प्रचलित मेथड हैं इसमें, हालांकि और भी उपलब्ध हैं, पर 2 सबसे कॉमन जो बहुतायत में इस्तेमाल होते हैं और अच्छे मेथड्स माने जाते हैं, वो है कोपिट्स स्कोरिंग सिस्टम और लैक्स स्कोरिंग सिस्टम, जो यहाँ बोल्ड में लिखा हुआ है। ये 2 व्यक्तियों के नाम पर है जिन्होंने ये स्कोरिंग सिस्टम डिजाइन किया था, तैयार किया था। कोपिट्स का सिस्टम और लैक्स का सिस्टम, कोपिट्स और लैक्स दोनों ही पॉपुलर सिस्टम है, पर इस वाले पीपीटी में हम लैक्स के सिस्टम के बारे में देखेंगे जो ज्यादा इस्तेमाल होता है कोपिट्स के सिस्टम से। इस टेस्ट में हम एक बच्चे के परफॉर्मेंस को
उसी के हम उम्र दूसरे बच्चे के परफॉर्मेंस या उससे हायर या लोअर लेवल का कोई बच्चा है, चाहे उससे बड़ी क्लास में पढ़ता है या छोटी क्लास में पढ़ता है, इनका कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि मेंटल लेवल इनका कैसा है, ब्रेन की परफॉर्मेंस कैसी है इनकी। इस टेस्ट से अगर बच्चे में कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है, भावनात्मक समस्याएं कुछ अगर हैं, भावनात्मक परेशानियां हैं, एंग्जाइटी या डिप्रेशन वगैरह के लक्षण हैं, तो वो भी पता चल सकते हैं। इस टेस्ट में आंखों का भी एक तरह से इस्तेमाल हो रहा है, तो पता चल जाता है कि देखने की क्षमता कैसी है, विजन प्रॉब्लम्स तो नहीं है, इंटेलेक्चुअल दिक्कत तो नहीं है, कहीं बौद्धिक क्षमता तो बच्चे की कम नहीं है, और उसका प्रत्यक्षीकरण, विजुअल मोटर प्रत्यक्षीकरण कैसा है, इसका भी इसमें आकलन हो सकता है। साथ ही जो ये टेस्ट जब कराया जा रहा है तो करने के क्रम में अगर बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, कुंठित हो रहा है, जैसे बार बार वो गलत डिजाइन बना दे रहा है, रबर से मिटा रहा है, पर उसके बाद भी बहुत ठीक नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा खुद में कुंठित होता है, खींचेगा, तो वो आपको दिखता है, जो एग्जामिनर है वो नोट करते हैं ये सब चीजें कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है टेस्ट करते टाइम। इससे भी पता चलता है बच्चे के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में, बच्चा कैसे प्लानिंग कर रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, सफाई से बना रहा है, किस तरह से बना रहा है, बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है पेंसिल पर या हल्के हाथ से बना रहा है, मोटिवेटेड है या उसका ध्यान बार बार भटक रहा है, काम करना नहीं चाह रहा है, ये सारी चीजें नोट की जाती हैं। इसके साथ ही बच्चा अटेंशन कितना दे पा रहा है उस काम में, ध्यान भटक रहा है, क्या एक कार्ड दिखाया गया, उसको उसने ड्रॉ किया, उसको हटाकर फिर जब दूसरा कार्ड दिखाया गया तो क्या वो दूसरा कार्ड सही से डिजाइन कर पा रहा है या अभी भी उसका दिमाग पहले वाले कार्ड की तरफ लगा हुआ है। ये सारी चीजें कुछ एरर्स में आती हैं। एरर्स की कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं जो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या एरर्स बच्चे करते हैं और कैसे उसकी स्कोरिंग हम कर सकते हैं। ये इस तरह के कार्ड्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, जो 9 डिजाइन एक साथ दिखाई गई थी, वो 9 डिजाइन एक साथ आप देख पाए, कंपेयर कर पाए, इसलिए वहां पर दिखाई गई थी। पर ये सारी डिजाइन अलग अलग कार्ड्स पर एक एक डिजाइन होती है, जिस तरह यहाँ दिखाया जा रहा है, और एक बार में बच्चे के सामने एक ही कार्ड रखा जाता है और बच्चे को एक व्हाइट शीट दिया जाता है जिस पर उसको बोला जाता है ये बनाने के लिए। 9 कार्ड्स एक एक करके दिखाए जाते हैं, उसी क्रम में दिखाए जाते हैं जिस क्रम संख्या से वो आते हैं। सबसे पहले कार्ड ए, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके कार्ड जब बच्चे के सामने रखा जाता है तो ठीक सामने उसके रखा जाता है, सीधे बिल्कुल रखा जाता है, और उसके साथ उसको जो एक व्हाइट शीट, A4 साइज शीट और पेंसिल दी गई है, उसको कार्ड का पिक्चर बनाने बोला जाता है। जब बच्चा बोल दे कि हाँ मैंने बना लिया, कंप्लीट कर लिया, तभी कार्ड हटाकर दूसरा कार्ड रखा जाता है। और यहाँ पर यह ध्यान देना है कि कार्ड भले अलग अलग हैं, अलग अलग एक एक करके कार्ड्स लाए जाते हैं बच्चे के सामने, पर शीट आमतौर पर एक ही रहती है और उसी पर उसे सारे डिजाइन्स बनानी होती हैं। हालांकि अगर बच्चे की शीट भर जाए तब उसको नई शीट दी जा सकती है, अगर बच्चा मांगे तो। आपको अपने से आकलन नहीं करना है। अगर बच्चा बोले कि अब जगह नहीं है, मुझे दूसरी शीट चाहिए, भले आपको जगह दिख रही हो और आपको लगे कि इतने जगह में तो बन जाएगा, लेकिन बच्चे को आकलन करने दें। अगर उसको ये समझ में आ रहा है कि नहीं हम इतनी जगह में नहीं बना पाएंगे, भले काफी जगह छूटी हो, और फिर भी वो नई शीट मांगे, तो ये भी एक तरह का बिहेवियरल प्रॉब्लम दिखाएगा कि बच्चे को अपना एनालिसिस नहीं समझ में आ रहा है कि उतनी स्पेस में उसका जितना साइज बनाना है, उसको जो पिक्चर का डिजाइन बनाना है वो कर पाएगा। इसका भी आकलन करने में उसको दिक्कत है, ये भी पता चलता है। तो आमतौर पर एक शीट पर सारे बच्चे बना लेते हैं, पर जब बच्चा बोले कि हाँ मुझे अब और शीट चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा शीट लगेगी, तभी उसको नई शीट दी जाती है। इस तरह से कुछ दिखता है। इधर देखिए लेफ्ट में दिखाए गए हैं कि एक्चुअली ओरिजिनल पिक्चर सारे कैसे होते हैं, और उसकी तुलना करें अगर आप देखिए जो किसी बच्चे ने बनाया है जिसको ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है, तो वो आप देख रहे हैं कि किस तरह की डिजाइन उसने बनाई है। काफी सारी इसमें गलतियां की हैं और इन सब गलतियों का अलग अलग मापन होता है कि किस तरह का, किस कैटेगरी की गलती दिखेगी तो हमें इसका स्कोर कैसे देना है। ये और दूसरे कुछ बच्चों की है। ये लड़के की है एक जो 10 से 11 साल का है और उसके ब्रेन में कुछ मोटर प्रोसेसेस में प्रॉब्लम है, तो उसने कुछ इस तरह से डिजाइन्स बनाई हैं। ये दूसरे बच्चे का है जिसने भी आप देखिए डिजाइन्स में काफी गड़बड़ियां की हैं।
ये तीसरे बच्चे का है। देखिए डिजाइन्स काफी परफेक्ट बनाई हैं, लग रहा है कि ओरिजिनल कार्ड ही बिल्कुल हूबहू यहाँ रख दिया गया है, पर इसमें भी कुछ कमियां हैं। जैसे ये डिजाइन्स जो हैं इनके अपने साइज से, जिस साइज में ये स्टिमुलस के कार्ड्स पर होती हैं, उसकी तुलना में ये डिजाइन्स जो हैं ये छोटे साइजेस की हैं। 74% साइज रिड्यूस कर दिया है बच्चे ने, बहुत छोटी छोटी डिजाइन बनाई है, इसका भी अलग आकलन होता है। और डिजाइन नंबर 3 जो दी हुई है वो तो 50% साइज छोटी बनाई है, बिल्कुल आधी साइज की बनाई है जैसी ओरिजिनल पिक्चर पे होती है। तो बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन साइज बहुत रिड्यूस कर दी है, तो इसका एक अलग तरह का एरर देखा जाता है। ये एक दूसरे बच्चे की है, इसका भी देखिए किस तरह की डिजाइन बनाई है। ये सारे वैसे बच्चों की हैं जो नॉर्मल बच्चे नहीं हैं। तो ये टेस्ट जो है ये नॉर्मल पेपर और पेंसिल टेस्ट होता है। इससे ब्रेन इंजरी का पता लग सकता है। 9 डिजाइन्स होती हैं, 9 ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, ज्यामितीय शेप्स होते हैं, जो कि व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक पेन से बने होते हैं, ब्लैक इंक में बने होते हैं। एक कार्ड बच्चे को या जो भी वयस्क है जिसपे हम कर रहे हैं उसको एक बार में एक ही कार्ड सामने रखा जाता है और एक ब्लैंक शीट पर उसको वो डिजाइन बनाने के लिए बोली जाती है। इसमें कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए व्यक्ति जब डिजाइन बना ले और बोले कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया, तो वो कार्ड हटाकर फिर दूसरा कार्ड रखा जाता है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि आमतौर पर एक नॉर्मल बच्चा 5 से 10 मिनट में ये पूरा टास्क कंप्लीट कर लेता है, यानी सारी 9 डिजाइन्स बना लेता है। लेकिन जो ब्रेन डैमेज्ड इंडिविजुअल्स हैं या बच्चे हैं, वयस्क हैं, उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। इसको बनाने में कभी भी स्केल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बच्चे को स्केल या कोई और चीज नहीं दी जाती है सर्कल बनाने के लिए या सीधी लाइन बनाने के लिए, उसे हाथ से ही बनाना होता है जहां तक संभव हो। हालांकि इरेजर का इस्तेमाल करने दिया जाता है, अगर उसे कहीं मिटाकर डिजाइन ठीक करनी है तो वो कर सकता है। लैक्स के स्कोरिंग सिस्टम में इरेजर यूज करने के लिए कोई माइनस पॉइंट्स नहीं होते हैं, कोई स्कोर नहीं दिया जाता है। लेकिन कोपेड्स या और दूसरे सिस्टम्स में इरेजर कितनी बार बच्चे ने यूज किया इस पर भी स्कोर होता है। एक नॉर्मल बच्चा एक पिक्चर में शायद एक बार भी यूज नहीं करेगा या 2 बार या 3 बार ही यूज करेगा, पर एक बच्चा जिसको प्रॉब्लम है वो इरेजर जो है वो 7 से 8 बार यूज कर सकता है और शायद उसके बाद भी वो डिजाइन सही नहीं कर पाएगा। ऐसी एरर का स्कोरिंग भी किया जाता है लैक्स के सिस्टम में, जो हम आगे देखेंगे। हालांकि स्पेसिफिकली कितने बार इरेजर यूज किया इसका अलग से उसमें पॉइंट नहीं होता है, जो दूसरे मेथड्स में होता है। यहाँ पर अब कुछ नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, नए तरीके लोग इस्तेमाल करने लगे हैं इस टेस्ट को यूज करने का। लेकिन अभी तक जो मैंने प्रक्रिया बताई कि कैसे ये टेस्ट कराया जाता है, ये ओरिजिनल तरीका है, पर इसमें कुछ कुछ परिवर्तन करके कभी कभी शोधकर्ता जो है वो अलग तरह से भी रिसर्च करते हैं। जैसे एक इसका तरीका है जिसमें आप बच्चे को कार्ड दिखाइए, एक कार्ड दिखाइए, 5 सेकंड तक दिखाइए और फिर हटा लीजिए और अब बोलिए कि अब आपको अपनी याददाश्त से वो डिजाइन बनानी है। तो जब वो बच्चा डिजाइन बना रहा है उसके सामने वो तस्वीर लगातार नहीं पड़ी हुई है, उसको अपने याददाश्त से अब बनाना है। तो ये मेमोरी का एक तरह से टेस्ट हो जाता है। दूसरा तरीका एक हो सकता है कि जैसे नॉर्मल प्रक्रिया करवा रहे हैं कि एक कार्ड रख रहे हैं, बच्चा बना ले रहा है देख के, फिर कार्ड हटा के दूसरा कार्ड रख रहे हैं, यही नॉर्मल जनरल ओरिजिनल प्रक्रिया जो है ये पूरी कराइए 9 कार्ड्स तक। और जब ये हो जाए तो सब कार्ड्स हटाकर, जो शीट पे उसने डिजाइन बनाई वो भी हटाकर एक फ्रेश शीट दीजिए, नई व्हाइट शीट दीजिए और अब बोलिए कि अब आप याद करिए जो भी डिजाइन थे, अपनी याददाश्त से सारे डिजाइन जो जो आपको याद आए बिल्कुल यहाँ बनाने की कोशिश करिए। ये भी एक तरीका है मेमोरी टेस्ट करने का। वैसे तो ये 1-on-1 टेस्ट है, मतलब एक एग्जामिनर एक व्यक्ति पर ही एक बार में कराता है, पर कभी कभी लोग इसको ग्रुप टेस्ट के तौर पे भी करा लेते हैं कि 7-8 लोगों को बैठाकर एक साथ ये टेस्ट करा दिया, एक कार्ड दिखाया और जब तक सबने नहीं बना लिया तब तक वो कार्ड रखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में दिक्कत होती है, क्योंकि हालांकि समय सीमा इसके लिए नहीं है कि आप कितने देर में करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति का टाइम नोट किया जाता है कि ओवरऑल समय, हर कार्ड के लिए अलग अलग नहीं, पर पूरा टेस्ट करने में ओवरऑल उसको लगभग कितना समय लगा। ये होता है बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट का स्कोरिंग शीट, जो लैक्स के सिस्टम पे आधारित है। जो मैंने बोला कि लैक्स के सिस्टम के हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्लाइंट का नाम लिखने की जगह है, डेट लिखने की जगह है,
पूरा समय कितना लगा कंप्लीट करने में वो लिखने की जगह है। हर एरर का नाम दिया हुआ है और उस एरर का क्या अर्थ है, कैसे स्कोरिंग करेंगे, डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में उसके बारे में लिखा हुआ है। यही सेम चीज जो यहाँ लिखा है आपको पढ़ने में नहीं आ पा रही होगी, बहुत छोटा लिखा है, लेकिन ये सेम चीज हम आगे एक एक एरर के नाम से उसका डिस्क्रिप्शन देखते चलेंगे। तो यहाँ पे कई सारे एरर्स और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और बगल में आप देखिए कि कार्ड का नंबर दिया हुआ है A से लेकर 8 तक। कार्ड की डिजाइन क्या है वो भी ऊपर दिखा दी गई है ब्लू कलर में। और लास्ट कॉलम देखिए लिखा है प्रेजेंट, मतलब ये वाली एरर बच्चे में प्रेजेंट है या नहीं है, ये वहां पर लिखना होता है। कुछ कॉलम्स में आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का रंगा हुआ है, इसका मतलब उन कार्ड्स पे उस तरह की एरर की संभावना ही नहीं है, हो ही नहीं सकती है, इसलिए वहां पर स्कोर आप न दे दें गलती से, इसलिए वहां पर पूरा ब्लैक कर दिया है। जो प्रेजेंट वाला कॉलम है वहां पर स्कोर दिया जाता है 1 का, जो ये इशारा करता है कि ये एरर बच्चे में देखी गई उसकी ड्राइंग्स में या नहीं। अगर वो एरर जो भी कार्ड नंबर दिए हैं, एक से ज्यादा कार्ड पे भी वो एरर अगर दिख रही है तो भी स्कोर 1 ही दिया जाएगा, क्योंकि 1 का मतलब होता है प्रेजेंट, 0 का मतलब एब्सेंट, वो एरर है या नहीं है, बस इसी का आकलन होता है। अगर एक से ज्यादा कार्ड पे सेम एरर दिख रही है तो हम उतनी बार एरर्स की गिनती नहीं करेंगे कि 5 बार दिखी, 6 बार दिखी। एक भी कार्ड में दिखी या 10 कार्ड में भी दिखे, स्कोर 1 ही दिया जाएगा अगर वो एरर प्रेजेंट है, मौजूद है, प्रस्तुत है, चाहे एक भी जगह हो। और नहीं है अगर तो 0 का स्कोर। और फिर टोटल कर लेते हैं एंड में स्कोर कि कितना स्कोर आया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एरर्स दी हुई हैं 12 से 13 एरर्स यहां पर दी हुई हैं। अगर स्कोर मैक्सिमम फिर मतलब कितना हो सकता है, इसमें 1 का स्कोर हर एक में हो सकता है, तो उसके हिसाब से 1 का स्कोर दे दिया जाता है और कहीं 0 भी रहेगा, कुछ एरर नहीं भी रहेगी, हो सकता है। तो मैक्सिमम स्कोर इसमें इसका मतलब है कितना आ सकता है, मैक्सिमम स्कोर इसमें आपका जितनी एरर्स है उतना आ सकता है, क्योंकि 1 ही स्कोर सब पर दे सकते हैं। तो 12 या 13 एरर्स है मेरे ख्याल से, तो 13 का मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर आ सकता है। आगे चलते हैं इसमें और एरर्स देखना शुरू करते हैं जिस क्रम में हमारे इस सिस्टम में पीछे दिया हुआ था। पहला एरर था, उसका नाम है रोटेशन। रोटेशन यानी चित्र को घुमा कर बनाना। तो अगर बच्चे के सामने कोई चित्र रखा गया और उसने चित्र को घुमा दिया है, बनाया है लेकिन घुमा दिया, उसका एंगल चेंज कर दिया है, और कितना परिवर्तन होना चाहिए एंगल में, 80 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक चित्र को अगर घुमा दिया है। 180 डिग्री का मतलब हो जाएगा बिल्कुल उसका मिरर इमेज बना दिया, शीशे में जैसा चित्र दिखेगा उल्टा, बिल्कुल ठीक उल्टा बना दिया। तो 80 से लेके 180 डिग्री तक अगर चित्र को घुमाकर बनाया है तो हम रोटेशन का स्कोर देंगे। इसमें ध्यान देने की बात है कि पूरा पूरा चित्र घुमाया हो तो ही स्कोरिंग देंगे रोटेशन की, सिर्फ एक हिस्सा उसका घुमाया हो तो रोटेशन का नहीं, कुछ और चीज का स्कोरिंग होगा जो आगे हम देखेंगे। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपने बच्चे के सामने कार्ड सीधा सीधा रखा, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल सीधे सीधे नहीं बनाते, थोड़ा सा कॉपी टिल्ट करके लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो उस केस में अगर बच्चा कार्ड को का एंगल थोड़ा घुमा दे रहा है अपने हिसाब से और फिर बना रहा है, तब हम रोटेशन का स्कोर नहीं देंगे। तब उसने जिस एंगल पे कार्ड, आपने जो सीधा कार्ड रखा उसको जिस एंगल पे घुमाया और बिल्कुल उसी एंगल पर बना रहा है अगर, तब उसमें हम रोटेशन का स्कोर नहीं देंगे। पर सीधा सीधा कार्ड रखा हुआ है और उस एंगल से वो नहीं बना रहा है, तब रोटेशन का स्कोर आएगा। यहाँ पर जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ओरिजिनल फिगर्स कैसी हैं वो यहाँ पर बना हुआ है, फिगर A और फिगर 5, और बच्चे ने कैसा बनाया है ये दिखा रहा है। ये बच्चा वो है जिसको टर्नर सिंड्रोम है, उसने कैसे बनाया है, बिल्कुल रोटेशन आप देख सकते हैं। इस तरह से रोटेशन का स्कोर ऐसे सिचुएशंस में दिया जाएगा। अगली जो एरर है वो है ओवरलैपिंग डिफिकल्टी, ओवरलैप कराने में दिक्कत। तो ऐसे दो ही पिक्चर्स हैं इन 9 के सेट में जहां चीजें ओवरलैप कर रही हैं, मतलब दो डिजाइन एक के ऊपर चढ़ी हुई हैं। पिक्चर नंबर 7 और शायद पिक्चर नंबर 8, नहीं पिक्चर नंबर 6 एंड 7, यस पिक्चर 6 एंड 7 आप देखेंगे अगर जाकर, तो उसमें ही बस ऐसी डिजाइन हैं जो एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं, काट रही हैं एक दूसरे को, ओवरलैप कर रही हैं, बाकी किसी में ऐसा नहीं।
तो ओवरलैपिंग डिफिकल्टी का एरर का मतलब होता है जहां पर इस तरह की डिजाइन बनानी है वहां पर बच्चा सही से ओवरलैप नहीं करा पा रहा है, यानी जहां पर एक पिक्चर पर दूसरी पिक्चर चढ़ा के बनानी है या तो उसको बनाने नहीं आ रहा है, डिफिकल्टी हो रही है तो दोनों पिक्चर को अलग अलग बना दे रहा है, या जहां पर जिस जगह पे ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं पिक्चर्स वहां नहीं कहीं और एंगल पर वो ओवरलैप करा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे। पहले पिक्चर में ओवरलैप कराया ही नहीं है, इस इमेज को अलग अलग बनाया है। अभी आपने देखी है तस्वीर, आप फिर जाके देख सकते हैं कि फिगर नंबर 7 कैसा है, वही यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ऊपर वाली इमेज में आप देख रहे हैं कि ओवरलैप किया ही नहीं है, और नीचे देख रहे हैं कि गलत एंगल पर ओवरलैप किया हुआ है, उस जगह पर नहीं ओवरलैप करता है पर वहां पर उसने बच्चे ने कराया हुआ है। तो या तो बच्चा वो पोर्शन बनाए ही नहीं फिगर का जहां पे ओवरलैप कर रहा है क्योंकि उसको कठिनाई हो रही है बनाने में, या जहां ओवरलैप कर रहा है वहां चढ़ाने के बजाय बस बगल बगल दोनों अलग अलग डिजाइन बना दे, या जहां पर ओवरलैप कर रहा है वहां पर आपको दिखे कि बहुत बार मिटा रहा है, बहुत बार ठीक कर रहा है, फिर भी सही नहीं ओवरलैप करा पा रहा है, या गलत जगह ओवरलैप करा है जैसा नीचे वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना होता है कि अगर बच्चा अलग अलग डिजाइन बना रहा है, जैसे ऊपर वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ओवरलैप नहीं करा पाया तो बगल बगल दोनों चीजों को क्लियर क्लियर बना दिया, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि वो जो दो पिक्चर अलग अलग बनाया उसके बीच में गैप कितना है, जगह कितना है, कितना उसने गैप छोड़ा है। अगर 1/8 इंच से ज्यादा का गैप है तो हम ओवरलैपिंग डिफिकल्टी का स्कोर नहीं देते हैं, वहां पर हम दूसरा एरर जो आगे देखेंगे जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, उसका स्कोर देते हैं। अगर जब अलग अलग पिक्चर्स बन रही हैं उनके बीच में जो गैप दिया हुआ है वो 1/8 इंच से कम है तब हम ओवरलैपिंग डिफिकल्टी का स्कोर देते हैं। अगर 1/8 इंच या उससे ज्यादा है तो हम सिंप्लीफिकेशन नाम के एरर पे स्कोर देते हैं, जो हम आगे देखेंगे। जो अगला हमारा ये एरर है इसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। यहां पर बच्चा सिंप्लीफिकेशन करता है यानी सरलीकरण कर देता है तस्वीर का, उसको तस्वीर कॉम्प्लेक्स लग रही है, जटिल लग रही है, उसको बनाने में वो आसानी कैसे हो पाए, सरल कैसे हम बना पाए वैसे बना देता है। जैसे जो तस्वीरें आपने देखी ओरिजिनल पिक्चर जहां पे सर्कल बने हुए हैं वहां सर्कल की जगह सिर्फ डॉट बना दे, फिगर 1 में जैसे सर्कल्स बने हुए हैं, नंबर 1 फिगर जो है उसको डॉट 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 बना दे इजी करने के लिए, या जहां पर पार्ट्स ओवरलैप करने चाहिए वहां वो ओवरलैप नहीं करा पा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्कोर तभी मिलेगा जब ओवरलैप नहीं करा पा रहा है, दोनों पिक्चर बगल बगल में बनाई हैं पर उनके बीच का गैप 1/8 इंच से अधिक हो, या बहुत ही सिंपल तरह से बहुत ही डिजाइन जो बनी है उसको सरल तरीके से बनाने की कोशिश करें। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं जो फिगर ए है ओरिजिनल डिजाइन बनी हुई है उसको बच्चे ने कैसे सरल तरीके से करके बना दिया है। अब क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं गैप दोनों डिजाइन में ज्यादा है और ये 1/8 इंच से ज्यादा का गैप है, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफिकेशन का स्कोर दिया है एरर का, ना कि ओवरलैपिंग डिफिकल्टी जो पिछला हमारा एरर था। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की जरूरत है कि 1/8 इंच से अगर करीब है, कम है डिस्टेंस, और पिक्चर्स कंप्लीट नहीं बनी हुई, जैसे यहाँ सर्कल पूरा पूरा बनाया है, बंद किया है, जो बनाया है ये बर्फी वाला शेप वो भी पूरी तरह क्लोज्ड है, अगर पूरा क्लोज ना रहे और 1/8 इंच से कम दूरी रहे इसके बीच में, तो एक तीसरी तरह की एरर है जिसको हम बोलते हैं क्लोजर डिफिकल्टी, क्लोज नहीं कर पा रहा है पिक्चर्स को, क्लोजर डिफिकल्टी, वो आगे हम देखेंगे, उसका स्कोर फिर दिया जाता है। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि अगर ये वाली पिक्चर जो आप देख रहे हैं या कोई और पिक्चर बच्चे ने बनाई है और जहां भी एंगल है, कोण है पिक्चर में, वहां वो कोण नहीं बना पा रहा है तो उसको कर्व जैसा बना दे रहा है। जैसे यहाँ पर भी देखिए जो बर्फी वाला शेप बच्चे ने बनाया है, 3 तरफ एंगल दिख रहा है, एक तरफ थोड़ा सा गोल जैसा कर्व जैसा दिख रहा है, वहां पर एंगल नहीं पता चल रहा है। इस तरह का अगर है तो इसको एरर नहीं मानेंगे, इसमें सिंप्लीफिकेशन या किसी और तरह का एरर नहीं देंगे, क्योंकि एंगल्स बनाना बच्चों के लिए आमतौर पे टफ होता है, वो वहां पे गोलाकार जैसा चीज बना देते हैं, एग्जैक्टली एंगल नहीं बना पाते। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इसके लिए कोई एरर हम नहीं मानेंगे। अगली एरर है फ्रैगमेंटेशन, मतलब टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ पिक्चर।
तो यहाँ पर बच्चा पिक्चर को इतने टुकड़ों में बटा हुआ बना देता है कि उसको पहचानना भी कभी कभी मुश्किल हो सकता है, या अगर पहचान भी आप जाएं कि क्या फिगर बनाई है उसने, तो बहुत ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ हो सकता है पिक्चर, या उसने कंप्लीट पिक्चर बनाई ही नहीं है, अधूरा छोड़ा हुआ है पिक्चर्स को। यहाँ पे स्कोर तब नहीं देंगे जब अगर बच्चे ने मना कर दिया, मतलब उसने बनाई थोड़ी पिक्चर, फिर बोला नहीं अब नहीं बनाएंगे, हटाइए इसको, दूसरा काट दीजिए, या ये वाला अब नहीं बनाएंगे, हो गया बस इतना ही बनाएंगे। अगर उसने मना कर दिया है पूरा बनाने से, तब स्कोर नहीं देंगे, क्योंकि उसने मना ही कर दिया तो वो क्यों कंप्लीट करेगा, उसको नहीं करना है, उसने आधा ही करके छोड़ दिया टास्क को। लेकिन अगर वो बोलता है कि हाँ बना लिया, पूरा हो गया मेरा, और तब आप देखें कि उसने इस तरह की पिक्चर्स बनाई है जैसे आपको नीचे दिख रहा है, जैसे दाएं साइड में आप देख पा रहे हैं कि उसने पिक्चर कंप्लीट बनाई ही नहीं है, सर्कल आधा ही बनाया, सेमी सर्कल बनाया, और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि बड़े टुकड़ों में टूटी टूटी पिक्चर बनाई हुई है। तो इस तरह का रहेगा तो हम फ्रैगमेंटेशन पे स्कोर देते हैं। पांचवा एरर है रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन मतलब होता है कि पीछे जाना। ये रेट्रोग्रेशन जो है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है, अगर आप फ्राइड का पढ़ेंगे तो। रिग्रेशन और रेट्रोग्रेशन सिमिलर तरह की चीजें हैं। रिग्रेशन का आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे फ्राइड के डिफेंस मैकेनिज्म में। इसमें बच्चा ऐसा बर्ताव करने लगता है जैसे वो अपनी उम्र से छोटे उम्र का है। तो रेट्रोग्रेशन में भी जो बच्चा पिक्चर बना रहा है वो इस तरह से बनाता है जैसे वो ना बना रहा हो, उससे कम उम्र का कोई बच्चा उस पिक्चर को जिस तरह बनाएगा सरल तरीके से, क्योंकि वो कठिन नहीं बना पाएगा, वैसा बच्चे बनाते हैं। जैसे जहां पर सर्कल बनाना है पिक्चर्स में, वहां पर छल्ले जैसा बना देगा, सब ज्वाइन किया हुआ, अलग अलग सर्कल नहीं बना रहा, सब जलेबी की तरह जुड़े हुए हैं एक साथ। इसी तरह जहां डॉट बनाना है वहां डैश 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 बनाया है, जैसे पिक्चर नंबर 1 जो है, फिगर 1 जो है ओरिजिनल पिक्चर की, आप देखिएगा वहां डॉट बने हुए हैं लाइन में, एक सीधी लाइन में कुछ डॉट्स बने हुए हैं। तो बच्चे ने इसको इस तरह से बनाया जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, डैश डैश करके बना दिया उसको। इसी तरह जहां ट्राइंगल बनाना है, त्रिकोण बनाना है, सॉरी जहां डायमंड शेप बनाना है, जो बर्फी वाला शेप आपने देखा था, डायमंड शेप बोलिए, बर्फी वाला शेप बोलिए, वो बनाना है, या षटकोण वाला शेप बनाना है, हेक्सागन, षटकोण जो होता है 6 कोणों वाला, वो बनाना है, तो वो उसको कॉम्प्लिकेटेड समझ में आ रहा है, उसकी जगह वो ट्राइंगल बना दे रहा है, 3 ही कोणों वाला चीज। जहां 4 कोण है या 6 कोण है उसमें 3 ही में वो निपटा दे रहा है, बिल्कुल सिंपल कर दे रहा है बहुत चीजों को। तो छोटा उसकी उम्र से जो कम उम्र का बच्चा रहेगा वो आमतौर पे इस तरह बनाएगा, क्योंकि उतना कॉम्प्लेक्स फिगर वो नहीं बना पाएगा। जैसा आप नीचे देख रहे हैं, वहां पर बर्फी वाला शेप था, वहां पर डायमंड का शेप था, उसने ट्रायंगल जैसा बना दिया बीच में, इस तरह का कर दे। या डायमंड शेप जहां बनाना है वहां स्क्वायर शेप बना दे। जहां हेक्सागन बनाना है, षटकोण बनाना है, जैसे नीचे वाला आप डिजाइन देख रहे हैं बड़ा वाला जो है, वो 6 एंगल्स वाली चीज है, वहां पर वो बस रेक्टेंगल बना दे। तो इस तरह के जहां पे पॉइंट्स दिखे, इस तरह का एरर जहां दिखे, तो रेट्रोग्रेशन पर हम पॉइंट देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा एंगल नहीं बना पा रहा है, वो कोण नहीं बना पा रहा है, वहां पे कर्व जैसा बना रहा है, तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे, उसको हम नहीं मानेंगे। और ये फिगर 7 की बात हो रही है, जो ये फिगर बना हुआ है। इस फिगर में जो एंगल्स बने हुए हैं 6 अलग अलग, इस तरह का रेक्टेंगल शेप जैसा लंबा सा है, और 6 एंगल्स हैं उसमें, षटकोण है ये असल में, पर बराबर साइड्स नहीं है इसकी। तो ये फिगर आमतौर पे एक बच्चे के लिए टफ हो सकती है बनाना। तो अगर वो क्लियर कट सारे एंगल नहीं दिखा पा रहा है, सारे कोणों को नहीं दिखा पा रहा है, वहां पर कर्व जैसा बनाया हुआ है, तो भी हम पॉइंट्स नहीं काटेंगे, एरर का स्कोर नहीं देंगे अगर इस तरह बना है तो। अगली एरर परसिवरेशन। परसिवरेशन मतलब होता है सतत लगे रहना किसी चीज में, निरंतरता, जो कि एक आम इंग्लिश का शब्द है, और इसका अच्छा सेंस में मतलब होता है कई बार कि बच्चा बड़ा परसिवर करता है, उसमें परसिवरेशन है, मतलब ये सतत लगा रहता है, प्रयासरत रहता है, निरंतर करता रहता है, मेहनत करता है या कोई भी चीज, तो ये अच्छी चीज मानी जाती है। लेकिन इस केस में परसिवरेशन एक एरर के रूप में है, और यहाँ पर परसिवरेशन जो है एक नेगेटिव चीज दिखाता है, बच्चे में प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। परसिवरेशन की एरर जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में क्या होता है कि बच्चा एक कार्ड दिखाया गया, उसने ड्रॉ कर लिया, अब वो कार्ड हटा दिया गया, अब अगला कार्ड दिखाया गया, उसको ड्रॉ करना है, लेकिन उस कार्ड की जगह या तो वो पहला ही वाला डिजाइन जो था वही फिर से बना दे रहा है जो पहले कार्ड में दिखाई गई थी, या
नई डिजाइन बना तो रहा है पर उसमें कुछ हिस्सा पुराने डिजाइन का भी डाल दे रहा है। फिर वो कार्ड भी हटाया गया, तीसरा कार्ड दिखाया गया। अब तीसरे कार्ड में पता चला वो सेकंड वाला जो डिजाइन दिखाया गया उसका कुछ हिस्सा डाल दे रहा है, या वही अभी बनाते जा रहा है, सेकंड वाली डिजाइन थर्ड के लिए भी बनाते जा रहा है, या थर्ड वाले में फर्स्ट वाली डिजाइन अभी तक कुछ कुछ पार्ट उसका डाल दे रहा है, कॉपी कर रहा है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं जहां पर एक फिगर में दूसरे फिगर का कुछ अंश डाल दे रहा है, या एक फिगर में जो पहले की फिगर्स थी उसी को बनाते जा रहा है, कंटिन्यू करते जा रहा है, मतलब एक ही फिगर वो बार बार बना रहा है और बोल रहा है हाँ सेकंड पिक्चर बन गया, थर्ड बन गया, फोर्थ बन गया, ऐसे करके। तो यहाँ पे हम बोलेंगे परसिवरेशन कर रहा है, उसको निरंतरता उसमें दिख रही है, पहले ही वाले कार्ड को लेके बनाते जा रहा है या उसके अंश को आगे के डिजाइन में भी डालते जा रहा है। पर यहाँ पर ये निरंतरता नेगेटिव तरह से है, ये गलत चीज दिखाती है बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, वो उस चीज को दिमाग से हटा के नई चीज पे फोकस नहीं सही से कर पा रहा है, उसका दिमाग अभी भी, अटेंशन उसका अभी भी पुराने कार्ड्स पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ चीजें लेकिन ध्यान देने की होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा फिगर 2 बना रहा है, फिगर 2 आप पलट के देख लीजिएगा, उसमें 3 लाइंस बनी हुई हैं और वहां पर 3 लाइंस हैं, उसमें डॉट्स बने हुए हैं। अब बच्चा मान लीजिए वो बना रहा है 3 लाइंस, लेकिन फिगर 1 जो अभी दिखाई गई थी जिसमें गोले गोले बने हैं, सर्कल सर्कल बना एक सिंगल लाइन में, तो डॉट्स की जगह वो सर्कल बनाने लग जा रहा है। तो ये परसिवरेशन की निशानी है। लेकिन यहां पर ध्यान देना होगा कि जब डॉट की जगह वो सर्कल बना रहा है तो पिछला पिक्चर जो था फिगर 1 जब वो उसने बनाया था तो वहां उसने सर्कल बनाया हो, अगर वहां पर सर्कल नहीं बनाया था और डॉट्स बनाया था तब ये एरर नहीं काउंट होगी। फिर फिगर 3 और 5 की बात करें, उसमें भी आप देखेंगे डॉट्स बने हुए हैं, अगर उन डॉट्स की जगह वो सर्कल सर्कल बना दे रहा है, जो फिगर 2 में सर्कल था वो सर्कल सर्कल जैसा बना दे रहा है, तो परसिवरेशन काउंट होगा। पर तब नहीं काउंट होगा जब उसने फिगर 2 जो बनाई थी उसमें उसको सर्कल उसने बनाया था, डॉट्स नहीं बना दिए थे, उसमें सर्कल बनाया हुआ था, और अब फिगर 3 और 5 में जहां डॉट बनाना है वहां भी सर्कल बनाते जा रहा है। तो ये चीज ध्यान देनी है। अगर फिगर 2 में उसने सर्कल बनाया ही नहीं था, डॉट बनाया था, तो इसका मतलब होगा सिंप्लीफिकेशन किया था, सरलीकरण किया था। जहां गोले बनाने थे वहां गोला कौन बनाएगा, आसान करने के लिए डॉट 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 बना दो। तो वैसा अगर किया है कि जहां सर्कल बनाना था फिगर 2 में वहां उसने डॉट बनाया था, और अब फिगर 3 और 5 में जहां डॉट बनाने हैं वहां सर्कल बना रहा है, तो उसको परसिवरेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि परसिवरेशन मतलब पहले जो उसने बनाया है वही आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर आगे की पिक्चर्स में गोले बना रहा है जहां डॉट होनी चाहिए, तो वो गोले उसने पहले कभी किसी तस्वीर में बनाए हो, चाहे गलती के तौर पे ही, तो काउंट होगा। अगर पहले की तस्वीर में उसने गोले बनाए ही नहीं, किसी तस्वीर में डॉट ही बनाए हैं, पर यहां अचानक से गोले बनाने लगे, तो ये सरलीकरण दिखा रहा है या कोई और एरर दिखा रहा है, ये परसिवरेशन नहीं है। ये टाइप ए हुआ। टाइप ए परसिवरेशन मतलब जब एक फिगर में दूसरे फिगर के अंश आ रहे हैं या दूसरा फिगर ही आदमी बनाते जा रहा है, कंटिन्यू करते जा रहा है, तो ये दो फिगर के बीच की चीज है, टाइप ए एरर। टाइप बी एरर एक ही पिक्चर में आप बार बार रिपीट अगर करते जा रहे हैं चीजों को, जैसे अगर फिगर 1 आप देखें तो उसमें डॉट्स की एक लाइन बनी हुई है, सर्कल्स या डॉट्स जो है उसकी एक लाइन बनी हुई है, और यहाँ पे राइट साइड में देखिए बच्चे ने इतनी सारी लाइनें बना डाली। तो एक फिगर में जितना अमाउंट उसको बनाना है, जितनी चीजें बनानी है, वो उतना संख्या बना के रुक नहीं पा रहा है, वो आगे बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है। पर एक नॉर्मल बच्चा भी कभी कभी एरर कर सकता है, इसलिए इसके लिए कुछ लिमिट तय की गई है। जैसे फिगर ए पर सिर्फ एक लाइन है बनी हुई डॉट्स की, अगर वहां बच्चा 14 या उससे अधिक डॉट्स बनाने लगे तो हम बोलेंगे कि उसका परसिवरेशन दिख रहा है, क्योंकि उसमें 6 या 8 डॉट्स का कुछ है, देखना होगा। उसकी जगह 14 या उससे अधिक डॉट्स तक बनाते जा रहा है, तब हम कहेंगे कि ये परसिवरेशन दिख रहा है, टाइप बी। इसी तरह फिगर 2 में जहां पर 3 अलग अलग लाइंस बनी हुई हैं डॉट्स की, वहां पर वो 13 या उससे अधिक लाइनें बना दे। जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं बहुत सारी लाइनें उसने बना दी, तो 13 या उससे अधिक लाइनें बना देगा, कॉलम्स बना देगा,
तब हम कहेंगे कि परसिवरेशन दिख रहा है। तो ये समझने के लिए है टाइप ए और टाइप बी टाइप का परसिवरेशन, पर स्कोर हम टाइप ए और टाइप बी जैसे अलग अलग नहीं देते हैं, वो परसिवरेशन का स्कोर होगा, चाहे टाइप ए दिखे चाहे टाइप बी दिखे चाहे दोनों दिखे, स्कोर 1 का दिया जाएगा। और वहां पे अलग अलग नहीं दिया जाएगा, टाइप 1 का, टाइप ए का 1, टाइप बी का 1, ऐसे नहीं, कोई भी एक एरर दिखेगी इसमें से तो 1 का स्कोर दे देते हैं। अगली एरर जो है वो है कोलिशन और कोलिशन टेंडेंसी। कोलिशन मतलब होता है भिड़ंत, तो भिड़ंत या भिड़ंत की चेष्टा, कोलिशन की टेंडेंसी। तो अगर बच्चे ने कोई फिगर ऐसी बनाई है जो एक दूसरे पर चढ़ गई है, जैसे एक पिक्चर उसने बनाई, एक फिगर बनाई, अब स्पेस है व्हाइट शीट पे और जगह है, थोड़ा जगह देके साफ सुथरा वो दूसरा इमेज, जब दूसरा कार्ड दिखाएगा दूसरा इमेज थोड़ा दूर बना सकता है, लेकिन वो उसी पर चढ़ा दे, जैसे पहला वाला पिक्चर देख रहे हैं, 3 इमेज चढ़ी हुई है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह जब बनाता है तब उसको बोलते हैं कोलिशन का एरर दिख रहा है। या जब उसने पिक्चर बनाई है तो दो पिक्चर साफ साफ अलग अलग नहीं बना के काफी करीब बना दी है, दो अलग अलग तस्वीरों को काफी करीब बना दिया है, इतना करीब कि 1/4 इंच से भी कम का दूरी है दोनों में, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, चढ़ा नहीं है पिक्चर एक दूसरे के ऊपर, पर बहुत कम गैप है। कितना कम गैप? 1/4 इंच से कम। तब हम कहेंगे कोलिशन की टेंडेंसी है, यहाँ भिड़ंत की चेष्टा दिख रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो इमेज नीचे जो आप देख रहे हैं बनी हुई है, बहुत कम डिस्टेंस, बहुत कम गैप है दोनों के बीच में, 1/4 इंच से कम गैप है, पर चढ़ी नहीं हुई एक दूसरे के ऊपर फिलहाल, तो यहाँ पे कोलिशन टेंडेंसी बोला जाएगा। तो कोलिशन दिखे या कोलिशन टेंडेंसी, दोनों का स्कोर 1 ही दिया जाएगा, कोई भी एक दिखेगा तो स्कोर 1 दिया जाएगा। अगली एरर है इम्पोर्टेंस। ये ऐसी एरर है जिसपे न सिर्फ आपको बच्चे की ड्राइंग पर ध्यान देना होता है, बल्कि उसके बिहेवियर और अगर वो कुछ बोल रहा है बनाते वक्त तो उस पर भी ध्यान देना होता है। यहाँ पर क्या है कि बच्चे के व्यवहार में या उसके शब्दों में अगर ये दिखे कि वो फिगर सही से नहीं बना पा रहा है, जैसे बच्चा बोलेगा कि हम ये बना रहे हैं, हमको पता है सही नहीं बन रहा है, लेकिन बस हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बोल रहा है, और पता चला बनाने में फिगर बहुत बार रबर यूज कर रहा है, बार बार मिटा रहा है मिटा रहा है मिटा रहा है, ठीक करने की कोशिश कर रहा है, फिर गड़बड़ी कर दे रहा है, फिर मिटा रहा है, फिर ठीक करने की कोशिश कर रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, झुंझला रहा है कि नहीं ठीक बन पा रहा है इतने बार मिटाने के बाद भी, तो इंपोर्टेंस का स्कोर दिया जाएगा। यहां पर ध्यान देना होगा कि स्कोर कब नहीं देंगे, क्योंकि एक आम बच्चा भी मिटाकर ठीक कर सकता है, कोई बच्चा एक बार में बिल्कुल परफेक्ट फिगर तो नहीं बना सकता है, तो उसको मिटाने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर कोई एरर बच्चा ठीक करने के लिए एक बार मिटाया और ठीक किया, तब उतना काफी है, एक बार मिटाना चलता है। एरर को ठीक करने के लिए सेकेंड अटेम्प्ट जो किया गया, सॉरी पहला नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट, मतलब बच्चे ने एक बार पिक्चर बना ली, उसको लगा कहीं का पार्ट ठीक नहीं बनाया, उसने मिटाया, फिर ठीक बनाने की कोशिश की, लगा नहीं अभी भी ठीक नहीं बनाया, फिर एक बार और मिटाया और फिर ठीक करने की कोशिश की, 2 बार गलती ठीक करने का प्रयास किया। अगर 2 बार में वो फिर बना के संतुष्ट हो गया कि हाँ हमने ठीक बना लिया, हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, तब तक ठीक है, 2 करेक्शन अलाउड है, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा भी एक करेक्शन कर सकता है। पर 2 से अधिक करेक्शन की अगर जरूरत पड़ रही है, जैसे 4 या 5 करेक्शन के बाद बच्चा ठीक बना पा रहा है, तो या 4 या 5 करेक्शन या उससे अधिक करेक्शन के बाद भी नहीं ठीक बना पा रहा है, तो इंपोर्टेंस का स्कोर देंगे। अगली एरर क्लोजर डिफिकल्टी, जो नाम अभी पहले एक बार आ चुका है। क्लोजर डिफिकल्टी यानी पिक्चर्स जो बच्चा बना रहा है, उनको जो पार्ट्स जुड़े हुए हैं या सटे हुए हैं उनको उस तरह से नहीं बना पा रहा है, जो पार्ट्स एक दूसरे से टच में, ओवरलैप नहीं, टच करते हैं, वो टच करते हुए पार्ट्स को नहीं बना पा रहा है, दोनों को अलग अलग बना दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की चीज है कि अगर उनके बीच की दूरी 1/8 इंच से ज्यादा है, उस जगह जहां उनको ज्वाइन करना चाहिए, जहां सटना चाहिए पिक्चर को, 2 पिक्चर जैसे आपको नीचे दिख रही हैं, ये दोनों जुड़ी हुई हैं ओरिजिनल पिक्चर में, पर यहाँ उसको बच्चा जोड़ता नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस पे बना रहा है, लेकिन अगर ये गैप जो है बीच में ये 1/8 इंच या उससे अधिक अगर होगा, तो हम सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण वाला एरर जो हमने देखा था उसका स्कोर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/8 इंच से
कम दूरी है, इसलिए यहां पर हम क्लोजर डिफिकल्टी की एरर का स्कोर देते हैं। ये सारी एरर्स आपको काफी सिमिलर लग सकती हैं और कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं, पर करते करते और जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस के साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और फिर देखते ही आप समझ जाते हैं कि यहाँ कौन सी एरर दिख रही है। यहाँ ये भी बता देना जरूरी है कि एक पिक्चर में सिर्फ एक एरर हो ऐसा नहीं है। पूरी संभावना है कि एक पिक्चर में क्लोजर डिफिकल्टी भी दिखे, सिंप्लीफिकेशन भी दिखे, एक दो और एरर भी दिख सकती है, आराम से दिख सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पिक्चर में आपको एक ही एरर देखनी है, एक से अधिक भी एरर दिखेगी तो आप एक पिक्चर में देख सकते हैं। बस वही है कि जितनी भी एरर्स आप देखेंगे उसका स्कोर गिनते नहीं जाएंगे, जोड़ते नहीं जाएंगे कि अच्छा इस पिक्चर में भी एक एरर दिखी, एक और में भी दिखी थी तो अब 2 का स्कोर हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो गलती एक बार भी दिख रही है कहीं या 100 बार दिख रही है कुल मिला के सब पिक्चर्स में, तो भी स्कोर 1 का ही रहेगा, क्योंकि स्कोर 1 और 0 सिर्फ दिया जाता है। जहां 1 का अर्थ होता है प्रेजेंट, वो गलती प्रस्तुत है चाहे किसी भी तस्वीर में हो और एक ही बार आई हो, और 0 का मतलब होता है एब्सेंट, किसी तस्वीर में ये वाली एरर नहीं दिखी। तो यही स्कोरिंग का सिस्टम होता है। तो एक पिक्चर में एक से अधिक एरर भी आपको दिखाई दे सकती है। जैसे यही आप ये पिक्चर देख रहे हैं, अगर ये पिक्चर घूमी हुई होती 80 से 180 डिग्री के बीच में इसका एंगल घुमा होता, तो यहाँ पे हम दोनों चीजें देखते कि क्लोजर डिफिकल्टी का भी एरर दिख रहा है और साथ ही रोटेशन का भी एरर दिख रहा है। तो एक से अधिक आपको गलतियां एक पिक्चर में भी दिखाई दे सकती हैं। अगली एरर जो है उसका नाम है मोटर इनकोऑर्डिनेशन। तो जैसे बेंडर-गेस्टाल्ट टेस्ट में बताया गया कि विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन देखते हैं यहाँ पे हम। तो व्यक्ति जो है या जो बच्चा है वो देख कितना क्लियर पा रहा है, बच्चा कैसा सही से पिक्चर को परसीव कर पा रहा है, सही प्रत्यक्षीकरण कर पा रहा है कि नहीं, और ड्रॉ कर पा रहा है कि नहीं, इसमें दोनों चीजों का यूज हो रहा है। उसकी दृष्टि का भी यूज हो रहा है और मोटर कोऑर्डिनेशन भी, मतलब दृष्टि का हाथ के साथ कितना बेहतर समन्वय है, कैसे वो देख के हुबहू हाथ की मदद से जो देख रहा है उसको बना भी पा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसका व्यवहार देखना पड़ता है कि वो किस प्रकार से बना रहा है, उसका कार्य देखना पड़ता है। अगर वो जो डिजाइन बना रहा है उसमें कंपन सी दिख रही है, उसके हाथ में कांपती हुई डिजाइन की लाइन बन रही है और काफी प्रेशर लगा के बना रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं हल्के हाथ से लेते, कुछ होते हैं बहुत दबा कर, लगता है पेज फट ही जाएगा, बिल्कुल एकदम दबाकर गाढ़ी गाढ़ी लाइंस बना रहा है, बिल्कुल पेंसिल से लगा कि बहुत प्रेशर लगा के बड़ी मेहनत से बना रहा है, तब हम मोटर इनकोऑर्डिनेशन का एरर देते हैं। इसी तरह से बच्चा बार बार लाइन सीधी नहीं बना पा रहा है, गलत शेप बना दे रहा है, उसको बार बार वहां पे कई बार पेंसिल चला रहा है, ठीक करने की कोशिश कर रहा है, कई बार उसको ठीक कर रहा है, बहुत बार मिटा रहा है, बहुत बार ठीक कर रहा है, बार बार ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के एरर्स जो होंगे वो मोटर इनकोऑर्डिनेशन में आएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पिक्चर ऊपर बनी हुई है, बहुत हिली हुई लाइन्स है, उसकी कंपन जैसा दिख रहा है लाइन्स में, और नीचे देख रहे हैं कि वो डिजाइन एक बार में उसको सर्कल या वो कॉर्नर सही से बन नहीं पा रहा था, कई बार पेंसिल से कर करके उसने ऐसे बनाया हुआ है। तो ये मोटर इनकोऑर्डिनेशन का एरर यहाँ पर हम देते हैं। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अगर बच्चे ने जो पिक्चर्स बनाई हैं वो दूरी पे बनाई हैं, एक साथ नहीं बनाई है, थोड़ी डिस्टेंस पे बनाई है, और वो डिस्टेंस 1/8 इंच से ज्यादा दूर है, तो वहां पे सिंप्लीफिकेशन का एरर दिया जाएगा, न कि मोटर इनकोऑर्डिनेशन का। अगली एरर जो है उसका नाम है एंगुलेशन, मतलब कोण संबंधी, कि कोण बच्चा कैसा बना रहा है, किस एंगल पे चीजें बना रहा है। तो अगर बच्चे में आपको दिख रहा है कि उसने डिजाइन जो बनाई उसमें उसको एंगल बनाने में तकलीफ हो रही है, या जो पूरी पिक्चर ही है वो उसने घुमा दी है, रोटेट कर दी है, लेकिन 45 से 80 डिग्री का घुमाव है, चाहे पूरे पिक्चर में चाहे पिक्चर के एक हिस्से में। जैसे ऊपर वाली पिक्चर आप देखें तो सर्कल है, उसने सर्कल हो सकता है ठीक बनाया हो, लेकिन जो डायमंड शेप है वो जहां था उससे थोड़ा एंगल ऊपर खिसक गया है, पर कितना एंगल का डिफरेंस है, ये 45 से 80 डिग्री के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 80 से 180 के बीच में अगर होगा तब हम रोटेशन में गिनेंगे उसको, और रोटेशन में एक ये भी नियम है कि पूरी पूरी पिक्चर घूमनी होनी चाहिए, उसका एक हिस्सा नहीं घुमा होना चाहिए, पूरी पिक्चर घूमी होनी चाहिए। यहां पर हो सकता है सिर्फ एक हिस्सा घूमा हो, तो पूरी पिक्चर या उसका एक हिस्सा,
अगर 45 से 80 डिग्री के बीच अगर घूम जाता है, बच्चे ने ऐसे बनाया हुआ है, तो हम एंगुलेशन का स्कोर देते हैं। इसी तरह फिगर 2 जो बना हुआ है उसमें आप देखेंगे कि 3 रो बनी हुई है, 3 लाइंस बनी हुई हैं सर्कल्स की। अगर उसमें आप देखते हैं कि बच्चा आधे से ज्यादा लाइन, अब आधे से ज्यादा इसमें तो 1.5 से ज्यादा क्या होगा, 1.5 लाइन तो होती नहीं है, तो 2 लाइन से अधिक यानी तीनों ही लाइन में या 2 लाइन में कम से कम उसने सर्कल्स का जो रेखा बनाई है वो टेढ़ी जा रही है, 45 से 80 डिग्री घूम गई है। जैसे बच्चे लिखते हैं ना, कॉपी पर भी लिखते हैं या आमतौर पे बड़े लोग भी कभी व्हाइट शीट पे लिखते हैं जहां लाइन नहीं बनी हुई है, तो सीधी लाइन में नहीं लिख पाते हैं, घूम जाता है, ऊपर चले जाता है, नीचे जाते जाता है आगे लाइन। उस तरह से उसने सर्कल बनाया हुआ है और कम से कम 2 लाइंस, जो 3 लाइंस का सर्कल है उसमें कम से कम 2 लाइंस ऐसी हैं कि वो टेढ़ी जा रही है, घूम गई है, सीधी सीधी नहीं जा रही, एक निश्चित एंगल पे घूम गई है और एंगल 45 से 80 डिग्री के बीच है। तो यहाँ पर हम रोटेशन का स्कोर न देखें, यहाँ पर एंगुलेशन का हम स्कोर देंगे, क्योंकि एक एंगल पर कुछ हिस्सा पिक्चर का घूम गया है और वो एंगल 45 से 80 डिग्री के बीच होना चाहिए। यहां स्कोरिंग हम कब नहीं करते हैं ये देखना होगा। तो पिक्चर 3 जो है, फिगर 3 आप देखिएगा, फिगर 3 में जिस तरह का एंगल बना हुआ है वो बनाना आमतौर पे थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें अगर बच्चा एंगल बिगाड़ रहा है, एंगल सही से नहीं बना पा रहा है, तो वहां पे थोड़ा लीनियंट होके स्कोरिंग करनी पड़ती है, थोड़ा लचीला रवैया अपनाना पड़ता है। थोड़ा बहुत अगर घुमा हुआ है तो अलाउ कर देते हैं, भले 45-80 डिग्री के बीच में आ रहा हो। यहाँ पर आपको अपना जजमेंट यूज करना पड़ता है, जो जितना ज्यादा आप इस टेस्ट को यूज किए रहेंगे उतना आपको समझ में आने लगता है कि हाँ यहाँ इसको स्कोर दें कि नहीं। तो यहाँ पर फिगर 3 का एंगल बनाने में थोड़ा लीनियंट होना चाहिए। अगर बहुत सही से एंगल नहीं बना पा रहा है बच्चा तो उसको एंगुलेशन का स्कोर हम नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि ये टफ होता है ये एंगल बनाना। और फिगर 2 जो है उसमें अगर एंगल जो है वो घुमा हुआ है, जिस एंगल पे है पिक्चर उस एंगल पे नहीं बना हुआ है, तो उस केस में हम एंगुलेशन का स्कोर नहीं देते हैं, रोटेशन का स्कोर देते हैं। जैसे फिगर 2 अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 रो बनी हुई है सर्कल्स की, और वो सीधी सीधी सब लाइन में नहीं है। पहला जहां से शुरू हुआ है उससे थोड़ा सा किनारे खिसक के फिर दूसरी लाइन शुरू हुई है, तीसरा लाइन उससे और थोड़ा किनारे खिसक के है, थोड़ा सा एंगल पे शुरू हुआ है। अगर वो एंगल उस तरह से बच्चा नहीं बना पाता है, कुछ और एंगल से बना दे रहा है कि पहली लाइन जहां से शुरू हुई दूसरी लाइन और पहले से उसके शुरू हो रही है, वहां पे एंगल उसने गड़बड़ कर दिया, तो वहां पर अगर उलट दे रहा है एंगल की दिशा तो हम एंगुलेशन का स्कोर नहीं देते हैं। इस केस में यहाँ पर हम रोटेशन का स्कोर देते हैं। ये कुछ स्पेशल एक्सेप्शनल चीज है जो कि आपको याद रखनी है। फिर एक एरर आती है जिसको बोलते हैं कोहेशन। कोहेशन की जो एरर है, इसमें अगर बच्चे ने जो तस्वीर बनाई है वो तस्वीर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ा या घटा दिया है, तो उस केस में हम कोहेशन का स्कोर देते हैं। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि ये ऐसी एरर है जो बहुतायत लोग बहुत ज्यादा स्कोर इस पे हमेशा अक्सर ही स्कोर दे देते हैं कोहेशन पे, पर यहां पर थोड़ा लीनियंट होके स्कोर देना चाहिए। जैसे अगर बच्चा जो फिगर बना रहा है उसका कोई एक हिस्सा बाकी फिगर से 1/3 साइज का हो, मतलब बाकी फिगर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिगर दिखाई गई है जो यहाँ बनी हुई है, हालांकि यहाँ पर ये वाली एरर ए वाली नहीं बी वाली दिखाई गई है इस पिक्चर में, पर मान लीजिए ए वाली एरर कैसी होगी कि ये जो गोला बना हुआ है और बगल में डायमंड शेप बना हुआ है, मान लीजिए गोला जिस साइज का बच्चा बना रहा है, डायमंड शेप जो बना रहा है उसके 1/3 साइज का बना दे, छोटा बना दे, या 1/3 साइज बड़ा बना दे फिगर बगल वाले से, मतलब वो छोटी हो गई, बगल वाली 1/3 साइज छोटी हो गई। तो एक ही हिस्सा फिगर का जो बनाया हुआ है सेम साइज की है अगर, लेकिन एक ठीक साइज का बनाया है, दूसरा उससे 1/3 गुना छोटा बना दिया है, तो वहां पे हम कोहेशन की दिक्कत कहेंगे, कोहेशन का एरर होगा वहां पे। एक प्रकार ये हो सकता है। दूसरा कोहेशन का एरर कैसा होता है, बी वाला पार्ट जो है, जो यहाँ पिक्चर में दिखाया कि एक फिगर उसने जो बनाया है फिगर ए, आपको दिख रहा है सर्कल और ये बनाया हुआ, ये ठीक बनाया है, पर उसके बगल में अगली फिगर जो बनाया है वो पहली फिगर की तुलना में, जो कि सेम साइज की है कार्ड पर दोनों फिगर्स, लेकिन पहली फिगर की तुलना में ये 1/3 से छोटी साइज बना दिया है,
वो फिगर जो बड़ी है उससे बगल में एकदम छोटी सी दूसरी फिगर बना दिया है। तो इस तरह का होगा अगर, तो भी यहाँ हम कोहेशन का स्कोर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि हम पिक्चर की जो साइज कंपेयर कर रहे हैं, ये ओरिजिनल पिक्चर जो दिखाई गई उसकी तुलना में साइज नहीं कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ एक पिक्चर में एक पार्ट जो बना उसकी तुलना में उसका दूसरा पार्ट काफी बच्चे ने छोटा बनाया, तो हम ये कवर कर रहे हैं, ये चीज पॉइंट दे रहे हैं इस पर। यहाँ ओरिजिनल पिक्चर जो दिखाई गई उतना ही साइज बना है कि नहीं बनाया उससे मतलब नहीं है। इसी तरह जो दूसरा एरर मैंने बोला कि एक पिक्चर उसने जिस साइज की बनाई, दूसरी फोटो जो बनाई दूसरे डिजाइन की, वो एक डिजाइन की तुलना में 1/3 गुना बड़ी या छोटी है। तो इस केस में भी हम बच्चे की ही बनाई दो ड्राइंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, ना कि उस डिजाइन को ओरिजिनल पिक्चर जो दिखाई गई उससे कंपेयर करेंगे। ओरिजिनल डिजाइन से कहीं कंपैरिजन नहीं करेंगे कि उसकी तुलना में वही सेम साइज बनाया है या छोटा बड़ा बनाया है। यहां पर ध्यान देना होगा कि अगर किसी पिक्चर की साइज इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, तो वो कोहेशन में नहीं पर्सिवरेशन में आएगा। जैसे पर्सिवरेशन में हमने देखा जहां एक रो बनानी थी डॉट्स की, बच्चा 12-13 रोज बना दे रहा है, तो वहां तो पिक्चर की साइज बढ़ गई, ओवरऑल डिजाइन की साइज तो बढ़ गई, लेकिन वहां हम कोहेशन नहीं कहेंगे कि हाँ बाकी पिक्चर की तुलना में उसने ये वाली पिक्चर तो काफी बड़ी बना दी। वहां पर्सिवरेशन है, क्योंकि वो जो पिक्चर थी ओरिजिनल उसको उसने साइज में बड़ा या छोटा नहीं बनाया है, उस पिक्चर का ही संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, कई सारी चीजें उसमें बना दी है, बनाते जा रहा है। तो वहां पर्सिवरेशन दिखता है, न कि कोहेशन। और लास्ट हमारी जो एरर है टाइम। टाइम में एरर कैसे आएगी? तो अगर 15 मिनट से अधिक समय लग रहा है ओवरऑल टेस्ट पूरा करने में, सारे 9 डिजाइन्स बनाने में, तब हम टाइम पे स्कोर देते हैं 1, मतलब टाइम भी अधिक लगा। एरर ये भी है एक कि बहुत स्लो बना रहा है बच्चा, बहुत दिक्कत उसको आ रही है बनाने में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देना सारे पिक्चर्स के लिए, ओवरऑल फिर से बताया जा रहा है कि हमें एरर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रस्तुत है या नहीं है, उसका ही स्कोर देना होता है, न कि आवृत्ति का कि कितनी बार वो एरर दिखी है हमें सारे पिक्चर्स में। आवृत्ति का हम स्कोर नहीं देते, इसलिए बहुत ध्यान देके हमें एरर का स्कोर देना होता है। जैसे अगर एक पिक्चर में रोटेशन आपको दिख रही है तो सिर्फ 1 का ही स्कोर मिलेगा, भले रोटेशन और भी अन्य पिक्चर्स में भी दिखे, लेकिन रोटेशन नाम की एरर मौजूद है का आंसर है हाँ है, तो 1 का स्कोर दे दिया जाएगा, सिंपल। कितनी बार आई उससे मतलब नहीं है। यहां फिर दोहरा देना होगा कि रोटेशन का जब भी हम देखते हैं, अगर कार्ड बच्चा खुद घुमा दे रहा है किसी एंगल में और फिर उसको देख के ड्रॉ कर रहा है, तो अब जिस एंगल में रखा अगर ठीक ठीक वैसे ही एंगल पे ड्रॉ कर रहा है, तब रोटेशन नहीं मानेंगे कि आप फिर पेपर को सीधा करके देखने लगी है, फिर कहिए अरे पेपर के हिसाब से तो ये घुमा हुआ बना हुआ है, तो इस पे हम रोटेशन का दे देंगे। इसलिए इस टेस्ट में बहुत जरूरी है कि कार्ड देख के एग्जामिनर का ध्यान भटकता न रहे कि अब वो मोबाइल अपना चला रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं, उठ के गए पानी पी कर आते हैं तो बनाओ, नहीं, वहां आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा क्या गतिविधियां कर रहा है, वरना आप स्कोर गड़बड़ दे जाएंगे। पता चला बच्चा कार्ड घुमाकर फिर ड्रॉ कर रहा है, आप कहीं चले गए आए, फिर कार्ड हाँ हटा लिया, बन गया, ये लो दूसरा कार्ड, और बाद में जब आप शीट देखना कह रहे हैं ये तो घुमा हुआ पिक्चर बना हुआ है, इसको सही से नहीं बनाने आया, यहाँ पे इसको रोटेशन का स्कोर दे दो। जबकि पता चला कि बच्चा सीधा ही बना रहा था, उसने कार्ड को ही टिल्ट कर दिया था कि उसको बनाने में सुविधा हो, और फिर उस एंगल पे ही उसने चीजें बनाई। तो जब कार्ड ही वो टेढ़ा करके थोड़ा सा एक एंगल पे देख रहा है तो बनाएगा वैसे ही, पर आपको लगेगा कि अच्छा सीधे कार्ड की तुलना में तो ये टेढ़ा बन गया, यहाँ पे रोटेशन का स्कोर दे दो। तो इसलिए बच्चे का व्यवहार देखते रहना, उसको ऑब्जर्व करते रहना पूरे दौरान टेस्ट के, ये बहुत जरूरी होता है। आमतौर पे अगर 3 गलतियां ओवरऑल दिख रही हैं, ओवरऑल स्कोर 13 में से 3 अगर आ रहा है बच्चे का या उससे कम, तो ये दिखाता है कि बच्चे में कोई ब्रेन में इंपेयरमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विजुअल मोटर फंक्शनिंग एकदम ठीक है। अगर 4 एरर आता है तो उसको बॉर्डर लाइन स्कोर माना जाता है, कि ये इशारा करता है कि प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी, फिर कुछ और तरह से कंफर्म करना पड़ेगा। अगर 5 या 6 एरर आ रही है तो ये इंपेयरमेंट का इशारा करता है कि है दिक्कत है, कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर कुछ दिक्कत है ब्रेन में। जितनी ज्यादा एरर होगी उतना ज्यादा
सीरियस तरह का इंपेयरमेंट बताता है। तो अगर 7 या 8 एरर दिख रही है तो काफी मजबूत इशारा है ये कि दिक्कत है ब्रेन में, और अगर 9 से 12 एरर्स तक आ जाए तो बहुत सीरियस दिक्कत है ब्रेन में। यानी 5 या उससे अधिक एरर आ रहा है तो सचेत हो जाना चाहिए और टेस्ट वगैरह करा के देख लेना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बोला कि बच्चे का टेस्ट का बिहेवियर पूरी दौरान देखना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें कि बच्चा बेचैन दिख रहा है, वो करना नहीं चाह रहा, उसका मन नहीं लग रहा है इस काम में, मान लीजिए जब आप लेके बैठे टेस्ट कराने उसका मन नहीं लग रहा, उसका दिमाग कहीं और है कि टीवी पर आ रहा है मेरा कार्टून, या मुझे ये खाना, या दोस्तों के साथ खेलने जाना, या क्या ये बोरिंग काम है, उसको मजा नहीं आने पा रहा है उसमें, कोऑपरेट नहीं कर रहा या आलस दिखा रहा है, तो उस केस में अगर एरर्स आएंगी और 5 का स्कोर आ गया, उससे ज्यादा आ गया, तो हम नहीं कहेंगे कि अरे इसको ब्रेन इंपेयरमेंट है। इसीलिए बिहेवियर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि टेस्ट के टाइम बच्चा कैसे बिहेवियर कर रहा है। क्योंकि अगर वो लेजी फील कर रहा है, आलस दिखा रहा है, उसको नहीं करने का मन कर रहा है, उसकी अरुचि हो रही है इस काम में, या दिमाग कहीं और उसका लगा हुआ है, भटक रहा है, बार बार बात कर रहा है कि मम्मी टीवी चला दो, ये करना है, कुछ भी इस तरह का अगर आपको दिख रहा है, स्कूल में आप ले रहे हैं, क्लास में बैठ के करा रहे हैं, पता चला रिसेस के टाइम में, और बच्चा सोच रहा है मेरे फ्रेंड्स बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे तो वहां जाना है, उसका दिमाग उधर लगा हुआ है, तो जल्दी जल्दी में करेगा, बेमन का करेगा, तो वहां आराम से संभावना है कि एक नॉर्मल बच्चे में भी 5 या 7-8 तक का भी स्कोर आ जाएगा एरर का। लेकिन वहां पे आपको ये नहीं समझ लेना है कि अच्छा उसको ब्रेन इंपेयरमेंट है। इसलिए ध्यान देना होगा कि बच्चा एकाग्रता के साथ मन लगा के ध्यान देकर काम कर रहा था कि नहीं। यही है, इतनी एरर्स के बेसिस पे बहुत ही आसानी से 5 से 10 मिनट के समय में इस आसान टेस्ट से, जो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी होता है, हम पता कर सकते हैं कि ब्रेन में कहाँ इंपेयरमेंट बच्चे के दिखाई दे रहा है। थैंक यू।